मिर्जापुर नाम के एक राज्य में राजा मानसिंह का राज हुआ करता था। मानसिंह बहुत ही घमंडी राजा था। अक्सर उसे छोटी छोटी बातों पर क्रोध आ जाता। उसकी इस आदत के कारण उसके राज दरबार के सभी लोग और मंत्री भी परेशान रहते थे। मानसिंह की बहुत सी रानियां थीं, जिनमें से एक थी रानी फूलमती। वह बहुत ही सुंदर थी। एक दिन की बात खेलते राजा अर्जुन सिंह उसी जगह पर जा पहुंचा, जहां पर रानी फूलमती थी। तो मैं हमेशा के लिए तुम्हें इस राज्य से निकाल दूंगा। उसी जंगल में कुछ डाकुओं का समूह रहता था। वहाँ पर एक सौदागर जो कि अपना नाम कासिम बता रहा था, उसने मेरे किले को तोड़ दिया और मेरी पिटाई भी की है। राजा और रानी फूलमती अपने शाही बगीचे में टहल रहे थे। तभी शाही बगीचे की पेड़ पर कहीं से एक तोते का जोड़ा आकर बैठ गया। रानी, क्या तुम बता सकती हो यह दोनों पक्षी नर है या मादा? महाराज, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? पक्षियों का जोड़ा तो अक्सर नर और मादा का ही होता है। इनमें से एक पक्षी नर है और दूसरा मादा है। रानी, यह तो जरूरी नहीं है कि दोनों पक्षियों में से एक नर हो और एक मादा हो। दोनों नर भी हो सकते हैं या दोनों मादा भी हो सकते हैं। नहीं महाराज, ये दोनों पक्षी नर और मादा है। मुझे लगता है कि आपको पक्षियों की ठीक से पहचान नहीं है। राजा का कहना था कि दोनों पक्षी नर हैं, जबकि रानी इस बात पर अड़ी थी कि यह दोनों में से एक नर है और एक मादा है। दोनों के बीच इस बात को लेकर बहस शुरू हो गई। राजा के अहंकार को ठेस लगी और वह क्रोधित हो गया। अगर यह दोनों पक्षी नर निकले तो मैं हमेशा के लिए तुम्हें इस राज्य से निकाल दूंगा, और यदि यह दोनों पक्षी नर और मादा हुए, यानी तुम्हारी बात सही निकली, प्रकार रहूंगी। महाराज, हमने रानी को राज्य के सीमा से बाहर जंगल में छोड़ दिया है। राजा मानसिंह की एक रानी के कम हो जाने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसकी कई रानियां थीं। इधर रानी फूलमती की हालत बहुत ही खराब थी। वह बेचारी गर्भवती थी। ऐसी अवस्था में वह झाड़ियां में छुपकर अपना समय काटने लगी। भूख लगने पर वह पेड़ों के पत्ते खाती। ऐसा करते करते किसी तरह से रानी को उस वन में 8-9 दिन बीत गए। एक दिन उसी जंगल में मालवा नगर का राजा अर्जुन सिंह शिकार खेलने के लिए आया। शिकार खेलते खेलते राजा अर्जुन सिंह उसी तो मैं स्वयं 15 साल के लिए इस राज्य को छोड़कर चला जाऊंगा। क्या तुम्हें यह शर्त मंजूर है? हाँ महाराज, मुझे ये शर्त मंजूर है। राजा ने तत्काल एक बहेलिया को बुलाया और आदेश दिया, तुम तुरंत इस पेड़ पर बैठे हुए दोनों पक्षियों को अपने जाल में फंसा लो। सिपाही, तुम एक ऐसे आदमी को बुलाओ जो पक्षियों का अच्छा जानकार हो, ताकि ये पता चल सके कि ये पक्षी नर है या मादा। शिकारी ने अपना जाल डालकर दोनों पक्षियों को पकड़ लिया। रानी फूलमती यह जानती थी कि यह दोनों पक्षी नर और मादा हैं। उसने चुपके से पक्षियों के विशेषज्ञ को एक एकांत स्थान में ले गई। सुनो, ये 200 स्वर्ण मुद्राएं रखो। मैं अपने महाराज से बहुत प्रेम करती हूँ और मेरे महाराज के बिना यह राज्य भी नहीं चल सकता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस शर्त में तुम राजा को जितवा दो। अगर वह मुझे इस राज्य से निकाल देंगे तो मैं अपना संचालन ठीक ठाक से कर लूंगी। परंतु यदि महाराज 15 साल के लिए चले गए तो ये राज्य राजा विहीन हो जाएगा। राजा के ना होने के कारण डाकू, लुटेरे प्रजा पर अत्याचार करने लगेंगे, जिससे सारा राज्य तहस नहस हो जाएगा। तुम्हें झूठ बोलकर राजा को जितवाना होगा। ठीक है महारानी जी, मैं ऐसा ही करूंगा। दोनों पक्षी असल में एक नर और मादा थे, परंतु रानी के कहे अनुसार उस विशेषज्ञ ने राजा से बोला, महाराज, ये दोनों पक्षी नर हैं। ये सुनकर राजा मन ही मन बहुत ही प्रसन्न हुआ और वह एकदम से अपनी रानी से कहने लगा,
रानी तुम बहुत ही घमंडी हो। तुमने मेरी बात नहीं मानी और अब शर्त हार चुकी हो। मैं तुम्हें इस राज्य से हमेशा के लिए बाहर निकाल रहा हूँ। महाराज, मुझे इस राज्य से मत निकालिए। मैं गर्भवती हूँ। अब आप ही बताइए कि ऐसी अवस्था में मैं कहाँ जाऊंगी। रानी, अब तुम शर्त हार चुकी हो। इसके अनुसार तुम्हें इस राज्य को छोड़कर जाना ही होगा। सैनिकों, रानी को पकड़ कर ले जाओ और हमारे राज्य की सीमा के बाहर किसी जंगल में छोड़ आओ। सैनिक रानी को लेकर चल पड़े और राज्य की सीमा से बाहर निकल आए और एक घने जंगल में रानी को अकेला छोड़ दिया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? किस प्रकार से मैं अपनी रक्षा करूंगी? इस जंगल में मैं किस में ले आया? अब आप लोग ही बताइए, क्या यह गलत काम है? यह सुनकर सभी दरबारी राजा की खूब प्रशंसा करने लगे। रानी फूलमती राजा की बहन बनकर उनके महल में रहने लगी। समय बीतता गया और वह दिन भी आ गया जब फूलमती ने एक सुंदर से बालक को जन्म दिया। बालक के जन्म पर राजा अर्जुन सिंह बहुत ही प्रसन्न हुए और कहने लगे, आज मेरे यहाँ पर मेरे भांजे का जन्म हुआ है। इस खुशी के मौके पर पूरे राज्य को दावत दिया जाए। जब वह बालक 7 दिन का हो गया तब उसका नामकरण करवाने के लिए राजा ने बड़े जगह पर जा पहुंचा, जहां पर रानी फूलमती थी। उसे देख राजा बड़ा ही अचंभित हुआ और बोला, तुम कौन हो और इस जंगल में अकेले क्या कर रही हो? रानी ने अपने साथ बीती सारी घटनाएं बताईं। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपनी बहन बनाता हूँ और अपने महल ले चलता हूँ। यूँ समझो कि आज से तुम्हारे दुखों का अंत हो गया है। राजा पूरे सम्मान के साथ रानी फूलमती को अपने रथ पर बिठाकर अपने राज्य मालवा की तरफ चल दिया। अर्जुन सिंह रानी फूलमती को लेकर अपने राज्य में पहुंचा। प्रजा के लोगों ने ये देखा तो उन्हें लगा कि महाराज दूसरा विवाह करके आए हैं। चारों तरफ इस बात का हल्ला मच गया कि राजा के यहाँ पर तो पहले से ही रानी है, फिर महाराज नई रानी को लेकर क्यों आए हैं। राजा ने जब यह बात सुनी तो उसे बहुत बुरा लगा। उसने एक दिन सभा का आयोजन किया। आप सभी लोग जैसा सोच रहे हैं वैसी कोई बात नहीं है। मैं शिकार खेलने के लिए जंगल में गया था। वहाँ मुझे एक दुखी और लाचार स्त्री मिल गई, जिसका न तो कोई आश्रय था और न ही उसका कोई सगा संबंधी था। तो मैंने उसे अपनी बहन बना लिया और अपने राजमहल से बड़े विद्वानों और ब्राह्मणों को अपने राजमहल में बुलवाया। महाराज, कुंडली के हिसाब से इस बालक का नाम युवराज होना चाहिए। नहीं महाराज, मेरे कुंडली के हिसाब से इस बालक का नाम चंद्रगुप्त होना चाहिए। तुम लोग बालक का कोई ठीक से नाम नहीं रख पा रहे हो। कोई कुछ नाम रख रहा है तो कोई कुछ। सैनिक, इन सभी ब्राह्मणों को कारागार में डाल दिया जाए। यह सभी बेकार में ही पोथी पत्रा लेकर घूम रहे हैं। राजा के आदेश पर सभी ब्राह्मणों को कारागार में डाल दिया गया। जो कोई भी मेरे भान तुम्हारा ये किला बिगाड़ दूंगा। तुम कौन हो? तुम कोई आक्रमण करने वाले हो जो हमारे इस रेत के किले पर आक्रमण करने के लिए आए हो? अरे जिद्दी बालक, मेरा रास्ता छोड़ दे। मैं अपने किले की रक्षा कर रहा हूँ। तुम अपने ऊंट को लेकर किसी दूसरे रास्ते पर निकल जाओ। बालक की यह बात सुनकर सौदागर को बहुत ही क्रोध आया, क्योंकि सौदागर का राजाओं के साथ उठना बैठना जो था। लेकिन जयंत भी अपनी जिद पर अड़ा था। दोनों के बीच वाद विवाद होने लगा, लेकिन जयंत पीछे नहीं हट रहा था। तभी सौदागर को गुस्सा आ गया और उसने जयंत को थप्पड़ जड़ दिए। मामा जी, मैं नगर के बाहर का सही नाम रखेगा, मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। उसी समय नीलगढ़ का एक बूढ़ा ब्राह्मण इसी राज्य में घूमता हुआ आ रहा था। हमारे महाराज के यहाँ पर उनके भांजे का जन्म हुआ है और आपको उसका नामकरण करना है। परंतु ध्यान रहे, अब तक महाराज ने कई ब्राह्मणों को जेल में डलवा दिया है।
क्योंकि कोई भी ब्राह्मण सही जन्म कुंडली, मुहूर्त और जन्म का नाम सही सही निर्धारण नहीं कर पा रहा था। ठीक है, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। सैनिक उस बूढ़े ब्राह्मण को लेकर महाराज अर्जुन सिंह के सामने पेश हुए। राजा अर्जुन सिंह ने उसे ब्राह्मण का स्वागत किया। मैं इस बालक का सही नामकरण कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। कहिए बाबा, आपकी क्या शर्त है? मेरा आपसे यह निवेदन है कि आपने जितने भी ब्राह्मणों को अपने यहाँ पर कारागार में डाला हुआ है, उन सभी को आपको मुक्त करना होगा। ठीक है, हम उन सभी को मुक्त कर देंगे। आप हमारे भांजे का ठीक से नामकरण कीजिए। महाराज, यह बालक किसी दूसरे राज्य का पुत्र है, पर इसका जन्म स्थान बदल गया है। इस बालक के अंदर सभी राजाओं वाले गुण विद्यमान हैं। आज से इनका नाम जयंत होगा। बालक का नाम सुनकर सभी लोग बहुत ही खुश हुए। राजा को भी बालक का यह नाम खूब पसंद आया। राजा ने अपने यहाँ कैद सभी ब्राह्मणों को आजाद कर दिया और उसे बूढ़े ब्राह्मण को दान दक्षिणा देकर उसे विदा किया। समय अपनी गति से बीत रहा था। जयंत अब धीरे धीरे बड़ा होने लगा था। जब वह 5 वर्ष का हो गया तो अन्य बालकों के साथ खेलने लगा। एक दिन की बात है, जयंत अपने कुछ मित्रों के साथ नगर के बाहर वाले रास्ते पर खेलने के लिए गया। वहीं पर एक रेतीला स्थान था। उसने अपने दोस्तों के साथ एक रेत का किला बनाया। उसी समय वहां से कासिम नाम का एक सौदागर गुजर रहा था। सौदागर के पास बहुत संख्या में ऊंट थे। सौदागर का काम था राजाओं के माल को एक राज्य से दूसरे राज्य पहुंचना। बालको, तुम यहाँ से दूर हो जाओ, वरना मैं खेलने के लिए गया था। वहाँ पर एक सौदागर जो कि अपना नाम कासिम बता रहा था, उसने मेरे किले को तोड़ दिया और मेरी पिटाई भी की। जयंत, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। जिसने भी तुम्हें मारा है, मैं उसे इस बात की सजा जरूर दूंगा। राजा अपने कुछ सैनिकों को साथ लिया और उस ओर चल दिया जहां से वो सौदागर आ रहा था। इधर सौदागर ने जब देखा कि राजा अपनी सेना को लेकर उसकी तरफ आ रहा है तो वह कुछ घबरा सा गया। सौदागर, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मैंने अपने भांजे को बड़े ही लाड प्यार से पाला है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे भांजे पर हाथ उठाने की? महाराज, हम तो सौदागर हैं। आखिर क्या कारण है कि आप हम पर आक्रमण कर रहे हैं? महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे नहीं मालूम था कि वह लड़का आपका भांजा है। बार बार कहने पे राजा ने उसे क्षमा कर दिया। महाराज, मैं सीतापुर राज्य के राजा मान सिंह का माल लेकर जा रहा हूँ। मैं और हमारे ऊंट थक गए हैं। रानी जी, मुझसे बड़ी भूल हो गई जो मैंने आपके बेटे पर हाथ उठाया। आप कृपया करके मुझे माफ कर दीजिए। अब जो हो चुका है उसे आप भूल जाइए। मेरे दिल में आपके लिए कोई कड़वाहट नहीं है। अगले दिन सौदागर एक 9 लखा हार रानी फूलमती को उपहार के रूप में दिया और बोला, यह उपहार आप स्वीकार कीजिए, मुझे बड़ी ही खुशी होगी। रानी ने वह हार स्वीकार कर लिया। रानी को भी यही लगा कि सौदागर उसे अपनी बहन मानता है। महाराज, मैं देख रहा हूँ कि बहुत समय से रहे हैं। क्या आप कुछ दिन के लिए अपने महल में आश्रय देंगे? ठीक है, आप हमारे साथ हमारे महल में चलिए। कुछ दिनों के लिए सौदागर महल में ही ठहर गया। राजा ने सौदागर को अपने पूरे नगर की सैर करवाई। अब सौदागर और राजा मित्र बन चुके थे। महल में रहते हुए सौदागर को कई दिन बीत गए। एक दिन महल में घूमते घूमते सौदागर की नजर जयंत की माता यानी रानी फूलमती पर पड़ी। रानी फूलमती देखने में बहुत ही सुंदर थी। उसे देखकर सौदागर की नीयत खराब हो गई। यह स्त्री कौन है महाराज? ये हमारी बहन है और जिस बालक को तुमने मारा था वह इसी का पुत्र